वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वनस्पतियाँ कि कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है और वनस्पतियों का वायुम देखेंगे, स्थलीय वायुम, इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट का ये टॉपिक रहेगा आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी इन्वायरमेंट पूछा जाता है, जैसे कि आपकी वीडियो यूपीपीएससी, आरओबी, ईओ सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आपको एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। प्रमुख घास स्थल हुए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम, परियोजनाएं, और फिर हमने देखा था एक टॉपिक आंदोलन देखे थे, पर्यावरणीय आंदोलन देखे थे, पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार देखे थे। तो ऐसे टॉपिक जो हर बार पूछे जाते हैं, हर बार जिनसे प्रश्न बनता है, उनको हम कवर कर रहे हैं। ये पूरी सीरीज़ चल रही है और इसके कई सारे टॉपिक आ भी चुके हैं। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। न्यू एडिट वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आज हम देख रहे हैं वनस्पतियाँ, देख रहे हैं कौन से क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। ये क्षेत्र एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लेंगे जैरोफाइट क्या होती है, जैरोफाइट कौन सी वनस्पति होती है। तो ये टर्म्स छोटे छोटे से हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आज इसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें ट्रोपोफाइट की। ट्रोपोफाइट वनस्पति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली वनस्पतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो गर्म इलाके होते हैं, वहाँ पर पाई जाती है वन और घास वाली वनस्पतियाँ, ट्रोपोफाइट। हाइड्रोफाइट कौन सी होती है? ऐसी वनस्पति जो जल में उगे, जल की ऊपरी सतह में उगे, उसे हाइड्रोफाइट कहा जाता है। हाइड्रोफाइट। हाइग्रोफाइट किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ग्रो आ गया तो आर्द्रता में चले जाएं। ठीक है, हाइड्रो आया तो जल, वाटर वाली, और अगर हाइग्रो आ गया, हाइग्रोफाइट आ गया तो यह अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति होती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्द्र जलवायु होती है, आर्द्रता होती है, वहाँ पर जो वनस्पति मिलेगी उसको हाइग्रोफाइट कहते हैं। ऐसे ही होता है जैरोफाइट। जैरोफाइट क्या है? ऐसे क्षेत्र जो जहाँ पर कम जल होता है, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र हुए। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ हैं उनको जैरोफाइट कहते हैं। एक टर्म होता है मेसोफाइट। मेसोफाइट वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये मिलती हैं शीतोष्णकटिबंधीय टैगा वनस्पतियाँ। शीतोष्णकटिबंधीय टैगा वनस्पतियाँ जो होती हैं उनको मेसोफाइट कहा जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ जैसे उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्ण है, शीतकटिबंधीय, ये क्या है? ये हमारी अर्थ के अकॉर्डिंग होते हैं। हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के जैसे एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, बीच में होती है विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और सबसे बड़ा विषुवतीय वृत्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये पृथ्वी भी ना कुछ कटिबंधों में बटी होती है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तापमान के अनुसार। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तापमान में कमी होगी, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो भूमध्य रेखा के पास का इलाका है इसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं। इसके ऊपर आपका शीत कटिबंध होता है। ठीक है, और ऊपर आपका शीतोष्ण कटिबंध होता है, शीत और उष्ण, और फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। तो ये कटिबंधों में बटा होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जब ज़्यादा गर्मी, जैसे कि आपका ये भूमध्य रेखा के पास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है तो इसको उष्णकटिबंधीय कह देते हैं। इसके ऊपर उपोष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण, शीत, फिर शीतोष्ण, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हैं कटिबंध जिनको तापमान के अनुसार बांटा गया है पृथ्वी के स्थलीय भाग को। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा मेसोफाइट, तो शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पतियाँ। ठीक है, यानी कि ये शीतोष्ण का मतलब क्या है? ऊंचाई पर आ रही हैं। अब शीतोष्ण है मतलब शीत और उष्ण, मतलब लगभग थोड़ा बहुत शीत वाला एरिया होगा और थोड़ा बहुत गर्म इलाका भी होगा। शीत और उष्ण, उष्ण नहीं है तो कुल मिलाकर ऊपर वाला। और टैगा वनस्पतियाँ ऊपर ही, ऊंचाई के स्थानों पर ही मिलती हैं। अगला दिया गया क्रायोफाइट। ये शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पतियाँ होती हैं, जैसे लाइकेन और काई, ये भी ऊंचाई पर मिलेंगी। हेलोफाइट, ये नमकीन मिट्टी में वनस्पतियाँ जो उगती हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है, मैंग्रोव वनस्पतियाँ। लिथोफाइट, लिथोफाइट कहाँ पर मिलती है? कठोर चट्टानों पर जुगने वाली वनस्पतियाँ, उनको लिथोफाइट कहा जाता है। एक होता है पायरोफाइट। पायरोफाइट मिलती है अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ, उनको कहते हैं पायरोफाइट। जो अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ होती हैं उन्हें पायरोफाइट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ वनस्पतियों के प्रकार देखी, उनकी विशेषताएं देखी, कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र में मिलती है। अगला हमारा टॉपिक है स्थलीय वायुम की विशेषताएं देखेंगे।
जैसे कि टुंड्रा वनस्पति का भी आपने नाम सुना, तो टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, कैसी होती है, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ टुंड्रा वनस्पति ही दी गई है। ये वृक्ष विहीन मुख्यतः मॉस यानी कि काई और लाइकेन या फिर कुछ घासें और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। चूँकि ऊंचाई के स्थान पर मिलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, वृक्ष तो नहीं होंगे बड़े बड़े, छोटी छोटी सी झाड़ियाँ होती हैं, या फिर आपको यहाँ पर काई देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको मॉस जिसको कह देते हैं। ठीक है, तो वृक्ष विहीन है मुख्यतः मॉस, काई और लाइकेन या फिर कुछ घासें या छोटी छोटी झाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ की विशेषताएं क्या होती हैं, वर्ष में 2 ऋतुएं यहाँ पर होती हैं, 2 मौसम होते हैं, हिमाच्छेद मरुभूमि, और शीत ऋतु अत्यधिक शीतल और हिमयुक्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने से बाढ़ की स्थिति बनती है। भूमि के नीचे 3 मीटर की गहराई तक हिम यानी कि बर्फ में जमी रहती है। अवस्थिति ध्रुवीय हिमपेटियों की ओर सुदूर उत्तर और सुदूर दक्षिण में औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये यहाँ की भौगोलिक विशेषताएं हो गई टुंड्रा वनस्पतियों की। इसके बाद तो आपको सबसे ऊपर, जैसे कि आप अगर पृथ्वी की बात करते हो, सबसे ऊपर कौन सी वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति ही मिलती है सबसे ऊंचाई पर। ठीक है, उससे कम ऊंचाई पर आपको यहाँ पर टैगा वगैरह मिल जाएगी, टैगा वनस्पतियाँ। अगला आपका टैगा ही प्रकार दिया गया है। टुंड्रा में एक चीज़ और दी गई है, वर्षा आपकी 25 सेंटीमीटर हर वर्ष होगी। हिमपात यहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होता है। टैगा या फिर बोरियल जो वनस्पतियाँ हैं वो कहाँ मिलती हैं, यहाँ पर क्या होता है इसकी अगर आप देखें विशेषताएं, तो वृक्ष 5 से 10 मीटर ऊंचे होते हैं, बोरियल वन पाए जाते हैं, शंकुआकार वृक्ष मिलते हैं, पाइन, स्प्रूस, दलदली पौधे, फर्न और मॉस पाई जाती है। शंकुआकार वृक्ष मतलब ऐसे ऐसे फॉर्म में, ऊपर पतले नीचे फिर ऐसे मोटे होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी बर्फ गिरती ही है और अच्छी खासी ठंडी होती है, तो यहाँ पर वृक्षों का आकार ऐसा होता जाता है ताकि ऊपर से वृक्ष गिरे तो अपने नीचे ऐसे वृक्ष पत्तों की सहायता से साइड होती जाए। तो यहाँ पर लंबी शीत ऋतु होती है, 2 से 3 महीनों की ग्रीष्म ऋतु होती है, आर्द्र महीनों में भारी वर्षा होती है और हिमपात भी होता है, शंकुआकार वन मिलते हैं। अवस्थिति सुदूर उत्तरी और सुदूर दक्षिणी अक्षांश। इसके बाद है शीतोष्ण पर्ण। यहाँ पर क्या है, वनस्पतियों का जटिल स्तर, पर्णपाती और वृक्ष और अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पर्णपाती यानी कि जिनके पर्ण का तात्पर्य होता है पत्तों से, जिसके पत्ते गिर जाएं। तो यहाँ पर वनस्पतियां काफ़ी जटिल स्तर पर मिलती हैं और पर्णपाती वृक्ष भी मिलते हैं और ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। शीतोष्ण पर्ण में 4 ऋतुएं देखने को मिलेंगी, आपको 4 मौसम मिलेंगे, ठंडी, गर्मी, बरसात और सब कुछ देखने को मिलेगा। वर्षा यहाँ पर 80 से 140 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। इसके बाद सवाना वृक्ष। सवाना वृक्ष कहाँ मिलते हैं, सवाना में घासें, झाड़ियाँ, छोटे वृक्ष और लताएं देखने को मिलती हैं। शुष्क वर्षा यहाँ पर 90 से 150 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर आपको सवाना वनस्पति मिल जाएगी देखने। इसकी अवस्थिति कहाँ है, उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण कटिबंध तक होती है और यहाँ पर 3 ऋतुएं आपको देखने को मिल सकती हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात ऐसे। इसके बाद अगली वनस्पति है शीतोष्ण घास भूमि। शीतोष्ण घास भूमि, यहाँ पर घासें मिलती हैं। शीतोष्ण यानी कि जहाँ पर शीत मौसम भी हो और थोड़ा सा उष्ण मौसम भी हो। तो शीतोष्ण अप आर्कटिक घास भूमि, सुदूर उत्तर में पेरी और स्टेपी तथा सुदूर दक्षिण में पंपास और घास की भूमियाँ जो हैं वो कहलाती हैं शीतोष्ण घास भूमि। ये हम मैदान पढ़ चुके हैं, पेरी मैदान कहाँ पाया जाता है, स्टेपी, पंपास कहाँ पाया जाता है। आप देखिए उस वाली सीरीज़ में ही आपको ये टॉपिक भी मिल जाएगा, तो इसको भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन वाले क्षेत्रों में वर्षा कितनी होती है, 25 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो ये ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 25 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ शीतोष्ण घास भूमि पाई जाती है। जैसे कि प्रेरी का हो गया, स्टेपी घास के मैदान हो गए, पंपास घास हो गए, ये सब शीतोष्ण घास भूमि है। अगला है मरुस्थल। मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पर कौन से वृक्ष, नागफनी, छोटी कटेली झाड़ियाँ, ये सब मिलेंगे। जो ऐसे वृक्ष जिन्हें कम जल की आवश्यकता है, कम जल में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलेंगे। अत्यंत शुष्क यहाँ का मौसम होगा, वर्षा 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम होगी। मुख्यतः अयनवर्ती क्षेत्र होता है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध में भी ऐसा कुछ रहता है, लगभग ऐसा मौसम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है वर्षा तो बहुत कम होगी, तभी मरुस्थल है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ये विशेषताएं होती है मौसम की। पेड़ पौधे वही मिलेंगे आपको, नागफनी, छोटी कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी, कांटों वाले पौधे मिलेंगे। अगला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कैसे होते हैं, यहाँ पर बड़े वृक्ष होते हैं। ठीक है, गर्मी के कारण यहाँ पर वर्षा भी अच्छी खासी होती है, इस इलाके में गर्मी अच्छी होती है तो वर्षा भी बहुत होगी, वर्षा बहुत होगी तो यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे और अच्छे बड़े बड़े यहाँ पर जंगल होते हैं, बड़े बड़े पौधे लंबाई में भी बड़े होते हैं, चौड़ाई में भी बड़े। तो चौड़ी पत्ती वाले सदाहरित वृक्ष मिलते हैं। धरातल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, इसलिए धरातली वनस्पति कम पाई जाती है, परंतु लताएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। वृक्ष 30 से 40 मीटर तक ऊँचे हो जाते हैं, जैसे अमेज़न के जंगल आपने देखे हों। अत्यंत आर्द्र भारी वर्षा होती है।
होती है, मृदा में पोषक तत्वों की यहाँ कमी होती है। अब लगातार जब वर्षा होगी तो मृदा के पोषक तत्वों की तो क्षति होगी ही होगी, क्योंकि पोषक तत्व मृदा की ऊपरी परत में मिलते हैं और जब लगातार बारिश होती है तो बारिश से ये ऊपरी लेयर क्या होती है, बह जाती है। तो मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है। तापमान वर्ष भर स्थिर रहता है और अवस्थिति कहाँ होगी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको, भूमध्य रेखा के पास। तो भूमध्य रेखीय जो इलाका है वहाँ पर आपको ऐसे वृक्ष देखने को मिलते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच का जो भाग है, ठीक है, यहाँ पर आपकी कर्क रेखा होती है और ये आपकी मकर रेखा होती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो ये बीच का भाग है, इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ये पूरे इलाके में। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने वनस्पतियाँ देखी और उनका क्षेत्र देखा, उनका बायोम देखा। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए लगातार चैनल को फॉलो करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।